जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष पांडे JRS ट्यूटोरियल्स दुर्गाकुंड वाराणसी से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट 2021 के जो जूलॉजी पार्ट का क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और अच्छे से डिस्कस करके आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही था और कौन सा क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी है। तो इन चीज़ों को देखें अगर हम लोग, तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि हमारे स्कोर क्या होंगे इस एग्ज़ाम में, और दूसरा ये कि हम कहाँ पर प्रिपेयर्ड नहीं थे, कहाँ पर हमसे छोटे से एरर हो गए, छोटी सी गलतियाँ हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ हमारा। खैर, इसको नुकसान नहीं भी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। जहाँ पर हम अच्छे से कर पाते हैं, सही आंसर टिक कर पाते हैं, वहाँ तो हम जीतते हैं, और जिस क्वेश्चन में हम छोटी सी गलती कर देते हैं वहाँ हम सीख लेते हैं एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर का जो कोड है ये P3 कोड है, और इसमें जो जूलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं वो 151 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन नंबर तक आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 151 को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 151 की क्या कंडीशन है। इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको देखिए लिखा हुआ है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई। ओके, तो एरिथ्रोपोएटिन जो कि आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, वो हार्मोन सिक्रीट होता है किडनी की जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। किडनी में जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनके अफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में कुछ स्मूथ मसल सेल एनलार्ज कर जाती हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है अधिक डेंस हो जाता है। तो ऐसी सेल्स को कहते हैं जो कि मसल सेल के एनलार्जमेंट से बनी हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल या जेजी सेल। ओके, यही सिक्रीट करती हैं एरिथ्रोपोएटिन को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, अपना आंसर को खोजेंगे कि किस नंबर पर हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो इसमें फर्स्ट आंसर को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 152 की हम लोग बात करेंगे। तो 152 में आप लोग देखें यहाँ पर क्या कंडीशन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन बोथ सेक्सेस बेयर्स ए पेयर ऑफ एनल सर्की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 10th सेगमेंट में से दोनों में, मेल एंड फीमेल कॉकरोच में से एनल सर्की निकले होते हैं जो सेगमेंटेड होते हैं जी। देन सेकंड है ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। कॉकरोच के बेटा जो मिडगट एंड हाइंडगट का जंक्शन होता है, इस जंक्शन पर गैस्ट्रिक सीका नहीं बल्कि ढेर सारी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ये पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होगा? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे ये सेकंड स्टेटमेंट बच्चों आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग 153 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 153 में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज। सक्कस एंटेरिकस को और क्या कहते हैं ये चीज़ पूछा गया है। तो आप शायद जानते होंगे, एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन है। ये इंटेस्टाइनल जूस के लिए कहा जाता है, और ये इंटेस्टाइनल जूस बना होता है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन और ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन के कॉम्बिनेशन से, है ना। तो देखते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस किस नंबर पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें थर्ड पोजीशन पर दिया गया है इंटेस्टाइनल जूस। तो बेटा थर्ड आपका हो जाएगा सक्कस एंटेरिकस इज रिफर्ड एज द इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल डिवीजन से है। और आपको मैं बता दूं कि सेल डिवीजन में मियोसिस की जो प्रोफेस होती है बच्चों, इसके 5 सब फेसेज में इसे डिवाइड किया जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये जो टर्म है बेटा, इन टर्म्स की बेसिस पर ही इनके कैरेक्टरिस्टिक को हमें कोरिलेट करना होता है। एक्चुअली खास कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पर ही इन्हें ये नाम दिया जाता है। जैसे लेप्टोटीन है, लेप्टोस मीन्स थिन एंड टीन मीन्स होता है थ्रेड, क्रोमैटिन फाइबर के लिए कहा गया है। तो लेप्टोटीन में थिन थ्रेड कंडीशन पाई जाती है, मीन्स क्रोमैटिन फाइबर्स अनकंडेंस फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। देन जाइगोटीन, जाइगस मीन्स होता है पेयरिंग, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है और उनकी साइनेप्सिस हो जाती है। देन पैकेटीन, पैकेटीन की बात करेंगे, पैकीस मीन्स होता है थिक, तो इसमें क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन का लेवल और बढ़ जाने से क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाती है। और इसके बाद में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में आप देखेंगे बच्चों क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर जब पैकेटीन में हुआ था, उसके बाद दोनों क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से हल्का सा हटते हैं, हल्का सा दूर होने की कोशिश करते हैं, तो इससे हर पेयर में 2 क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं डिप्लोटीन। और डायकाइनेसिस, डाया मीन्स होता है थ्रू एंड काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट। तो डिप्लोटीन के बाद जो डायकाइनेसिस आती है बेटा, उसमें क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जहां जुड़े हैं इसको कहते हैं कैजमेटा। और ये दोनों क्रोमोसोम जब दूर हटते हैं तो ये कैजमेटा क्या करते हैं, क्रोमैटिड के टर्मिनल रीजन की ओर जाते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सेंट्रल रीजन से कहां जाते हैं बेटा, ये टर्मिनल रीजन की ओर चले जाते हैं कैजमेटा। कैजमेटा मीन्स जो फ्यूजन पॉइंट होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो टर्मिनल रीजन की ओर कैजमेटा का मूव करना यही कहलाता है टर्मिनलाइजेशन। तो ये मूवमेंट हो रहा है कैजमेटा का, इसीलिए इस फेज को कहा गया है डायकाइनेसिस। तो आप ध्यान दीजिए कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा किस में हो रहा है। अब हम डायकाइनेसिस को खोजेंगे तो यहां पर देखिए 4th ऑप्शन में आपको मिल रहा है डायकाइनेसिस। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 पर। और 155 में हम लोग देखेंगे द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली, मीन्स एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्या होता है कि जो एल्वियोली के पास में या एल्वियोलस में जो PO2 एंड PCO2 का लेवल होता है, क्लियरली एकदम से एनसीईआरटी में डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। एनसीईआरटी से बाहर तो बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछता है, अदरवाइज एनसीईआरटी की लिमिट के अंदर ही आपके क्वेश्चन रह रहे हैं इधर कई सालों से। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर PO2 पूछा है बेटा, तो PO2 इज द 104 mmHg यहां पर पाया जाता है। एंड PCO2 पूछा है, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो इट इज जस्ट 40 mmHg। तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहां पर। अब सवाल उठता है कि हमें यही देखना होगा कि किस ऑप्शन में दिया गया है ये चीज। क्लियर। तो ये देखेंगे बच्चों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में आप देख पाएंगे PO2 इज इक्वल टू 104 एंड PCO2 इज इक्वल टू 40 mmHg। तो जस्ट इस तरह से आपको यहां पर कर लेना है। आगे बच्चों चलेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे, देन साइड में आ जाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे 156 नंबर को। अब 156 नंबर की बात करते हैं तो 2 लिस्ट दी गई है इसमें और दोनों को मैच करवाना है। फिर उसके नीचे जो कोड्स होंगे उनसे अपने आंसर को करेक्ट करना है। तो एक तरफ लिखा है बेटा, यहां पर देखेंगे ABCD करके दिया है, ABCD करके दिया है। तो आप देखेंगे ए में फाइसेलिया लिखा हुआ है और फाइसेलिया का जो कॉमन नेम है दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे फाइसेलिया को कहते हैं बेटा पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर। तो ये देखेंगे ए का
जो पेयरिंग मिल रहा है आपको सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, लिस्ट बी में या लिस्ट सेकेंड में। तो इसी तरह से आप देखेंगे लिमुलस की बात करेंगे तो लिमुलस एक लिविंग फॉसिल होता है जो बी पोजीशन पर दिया है और सेकेंड लिस्ट में इसकी मैचिंग करवाएंगे, थर्ड से मैचिंग हो रही है इस तरह से। एंड सी के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चों, एंकाइलोस्टोमा, इट इज द हुकवर्म। तो हुकवर्म कहाँ मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ फोर्थ में, तो इस फोर्थ को देखेंगे। एंड डी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ डी की बात करेंगे तो पिंकटेडा, इट इज द पर्ल ओस्टर। तो ये फर्स्ट से मैच कर रहा है यहाँ पर। तो ये अब हम देखेंगे कि कौन से कोड में 2 3 4 1 दिया हुआ है, कौन से कोड में 2 3 4 1 दिया है। तो आप देखिए ये है 2 3 4 1 दिया है कोड नंबर 4 में, तो कोड नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आई? तो कोड आपने देख लिया है। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे 157। अब 157 की बात करेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन PCR इज वेरी हाई। एक मिनट फिर से मैं पढ़ रहा हूं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड in the beginning, then which of the following step of PCR will be affected first? Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप शायद जानते होंगे कि PCR को स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड बीच के टूट जाएं और वो दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेशन हो जाए, अर्थात डीनेचुरेशन उसका हो जाए। क्लियर है ना? तो अगर हम हाई टेम्परेचर बेटा नहीं मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा डीएनए का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी या प्रभावित होगी, तो डीनेचुरेशन। तो आप देखेंगे डीनेचुरेशन इसमें किस ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट में लाइगेशन है, एनियलिंग है, एक्सटेंशन है, लास्ट में फोर्थ में डीनेचुरेशन दिया है। तो डीनेचुरेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो लिस्ट की मैचिंग एक बार फिर से जानते हैं। इस बार मैचिंग वाला क्वेश्चन खूब सारा दिया है, मैचिंग वाला एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के या मल्टीपल स्टेटमेंट को सही या गलत सेलेक्ट करने के लिए कई क्वेश्चन में दिया है। ये नई टेंडेंसी इस बार थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है ना? तो देखते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हम लोग हमेशा क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको पास आउट कर देने के लिए। और मज़े की बात ये कि अभी हाल ही में हम लोगों ने एग्ज़ाम से ठीक पहले जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, आपने शायद नोटिस किया होगा कि उस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर रहे हैं या इनडायरेक्ट, तो लगभग सभी ही मैच कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मज़ा आ रहा है मुझे भी डिस्कशन में। और जो हमारे स्टूडेंट्स तैयारी किए हैं उनको इस साल समझिए कि बहुत अच्छे स्कोर हुए हैं बायोलॉजी में और अदर सब्जेक्ट में भी। तो चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि एस्परजिलस नाइगर है, एसिटोबैक्टर एसिटी है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटाइलिकम है एंड लैक्टोबैसिलस है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मैच करवाना है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। इस तरह के क्वेश्चन में जानते हैं ना, एक देखते ही बच्चे को लगता है कि टफ है। जी नहीं, ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, सपोज करिए कि आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए कि किससे मैच करवाना है, छोड़ दीजिए। दूसरा ट्राई करिए एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एसिटोबैक्टर एसिटी आप जानते हैं, याद आ गया, इसके एसिटी से याद आ गया होगा कि यह एसिटिक एसिड को क्या करवाता है, फॉर्म करता है। तो एसिटिक एसिड प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं। तो बी का हो गया क्या बेटा, थर्ड। अब जरा हम देखेंगे कोड में कि बी का थर्ड किस में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट हम लोग देखेंगे। एस्टोबैक्टर एसिटी, यस, बी का थर्ड नहीं, बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 हो गया एसिटिक एसिड। अब आप देखेंगे कि बी का 1 कितने ऑप्शन में है, तो बेटा बी का 1 केवल एक ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। तो आपको यहां पर सेकेंड ऑप्शन इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बी भी नहीं आ रहा है आपको, देन आप क्या करेंगे, तब हम देखेंगे सी वाले की मैचिंग करेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम बोटाइलिकम
तो आप ध्यान देंगे ब्यूटारिक एसिड से रिलेशन है इसका, ब्यूटारिक एसिड बनाने के लिए इसको जाना जाता है। तो आप देखेंगे क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम का हो गया मैचिंग किससे, फोर्थ से, तो सी का हुआ फोर्थ। देखते हैं कि सी का फोर्थ कितने ऑप्शन में है, सी का फोर्थ भी केवल एक ऑप्शन में है। कहने का मतलब ये कि किसी एक की भी मैचिंग आप ऐसे करवा पाए तो जनरली ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। मैंने कहा जनरली, हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी पेपर सेट करने वाला भी तो स्मार्ट होता है ना, तो कभी कभी क्या करता है कि ऐसा कर देता है जब तक 2-3 की मैचिंग नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन अधिक क्लोज दिए रहता है। ठीक है ना, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आंसर हो जाएगा बस सेकंड। और इसके बाद में अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट wrongly represent the nature of smooth muscles? स्मूथ मसल के रिगार्डिंग गलत क्या है, यही पूछा है। तो आप देखेंगे बच्चों, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, बिल्कुल सही है साहब। देन दीज मसल्स हैव नो स्ट्रिएशंस, अब इनके पास क्या है, स्ट्रिएशन नहीं, इसीलिए तो स्मूथ कही गई है, ये भी सही है। देन दे आर इनवॉलंटरी मसल, बिल्कुल सही है। और कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाई इंटरकैलेटेड डिस्क, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो मसल सेल के बीच, ध्यान दीजिए, टू मसल सेल के बीच अगर हम देखें तो यहां पर शायद आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर देखता हूं, ध्यान दीजिए। तो टू मसल सेल के बीच जो स्ट्रिएशन होता है बेटा, ये स्ट्रिएशन नहीं बल्कि इंटरकैलेटेड डिस्क, तो टू मसल फाइबर के बीच जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है बच्चों, वो पाई जाती हैं किसमें, ये पाई जाती हैं जी कार्डियक मसल फाइबर में। किसमें पाई जाती हैं? कार्डियक मसल। एक मसल फाइबर ये है, दूसरा ये है, इनके बीच में यहाँ पर देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। और मज़ेदार बात, एक बात और बता दूं कि इन्हीं इंटरकैलेटेड डिस्क में बहुत सारे गैप जंक्शन पाए जाते हैं, जो दो मसल फाइबर के बीच में माइक्रोमोलिक्यूल्स, आयंस और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल के डिफ्यूजन के लिए या ट्रांसफर के लिए, इसी के साथ साथ इंपल्स के कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। तो आपको देखना होगा ये जो फोर्थ ऑप्शन है स्मूथ मसल का नहीं बल्कि कार्डियक मसल का कैरेक्टर है। तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, इसको कार्डियक मसल को समझने के लिए ये यूजफुल है, बट स्मूथ मसल का नहीं है, उसके लिए गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 160 नंबर पर। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। जी हाँ, ध्यान दीजिए, जब आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर बहुत मैच करते हैं एक दूसरे से सिम्टम वाइज। एक है मास्थेनिया ग्रेविस और दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो याद रखेंगे कि मास्थेनिया ग्रेविस की जब बात करते हैं बच्चों तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो वो इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन वहां पर मसल फाइबर के भीतर नहीं बन पाती है। तो आप देखिए, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जो मास्थेनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सिम्टम्स दोनों में लगभग ऑलमोस्ट एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आपका आंसर क्या होगा, मास्थेनिया ग्रेविस। देखते हैं किस ऑप्शन में है इस क्वेश्चन में। जी हाँ, तो मास्थेनिया ग्रेविस फोर्थ ऑप्शन में है बेटा, तो फोर्थ आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 161 में, पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप are called as universal recipients. This is due to, yes, ध्यान दीजिए, AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड वो ले लेता है तो उसकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी ब्लड के भीतर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती ब्लड ग्रुप के एंटीजन के लिए। जी हाँ, और आप ध्यान दीजिए, इसीलिए कोई भी ब्लड ग्रुप वाली आरबीसी उसकी बॉडी में आएगी AB वाले के बॉडी में,
तो वह आरबीसी आपस में क्लम्प नहीं करेंगी, आपस में उनका चिपकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए AB ब्लड ग्रुप के पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि उसके प्लाज्मा में किसी भी एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं होती, अर्थात एंटी-A एंटीबॉडी एंड एंटी-B एंटीबॉडी दोनों ही एब्सेंट होती हैं। क्लियर है ना? हमेशा याद रखें बच्चों कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रिकॉशन लेते हैं? प्रिकॉशन ये लेते हैं कि डोनर की आरबीसी को चिपकाने के लिए, क्लम्पिंग करवाने के लिए रेसिपिएंट के पास प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, यही ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज किसी भी तरह की नहीं है, किसी भी एंटीजन के लिए नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर दिया है, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी-A एंटी-B इन प्लाज्मा। यस, पहले ही नंबर पर आपका यहाँ पर आंसर मिल गया, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट 162 में देखेंगे बच्चों, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड कंडीशन में इन ईच सेल। ओके, आगे आप देखेंगे ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? यहाँ पर पूछा है कि फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला की बॉडी सेल में जब माइटोसिस होने लगती है, तो अगर वहाँ पर G1 फेज में 8 क्रोमोसोम है सेल में, तो S फेज के बाद कितने क्रोमोसोम रहेंगे सेल के भीतर? ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर सिंपली हम दो चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि इधर देखिए आप क्लियरली, यहां पर हम देखने की कोशिश करें। सपोज करिए कि यह सेल साइकिल है और सेल साइकिल में हम लोग देखेंगे यह M फेज है और दूसरा यहां पर आप देखेंगे यह I फेज है। जी हाँ, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक इंटरफेस है और ये M फेज है। क्लियर? तो इस केस में आप देखेंगे बच्चों कि क्या होता है कि I फेज को डिवाइड करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप बात करेंगे G1 में एंड यहां पर आगे देखते हैं S फेज में। ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको और ठीक कर लेंगे। हाँ जी, यहां पर देखेंगे S फेज में और इसके बाद में यहां पर कहेंगे G2 में। तो इसमें आप देखिए कि अगर मान लीजिए यहां पर सेल के भीतर क्रोमोसोम का नंबर सपोज करिए यहां पर 2 क्रोमोसोम है, इस तरह से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहां पर क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिन फिलामेंट होते हैं सिंगल होते हैं, लेकिन जो S फेज में जब हम देखेंगे सेल जाएगी तो इसमें इन 2 क्रोमोसोम्स में क्या होगा? S फेज में एक एक क्रोमेटिन फिलामेंट और बन जाते हैं, इस तरह से एक एक क्रोमेटिड और बन जाते हैं यहां पर ऐसे। तो अब देखिए हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिन का अमाउंट तो डबल हो गया, लेकिन दोनों जो क्रोमेटिन फिलामेंट हैं आपस में सेंट्रोमियर पर क्या कर रहे हैं? अटैच हैं। इसीलिए क्रोमोसोम अब भी इसको एक माना जाएगा, दूसरे को एक माना जाएगा, अर्थात जो क्रोमोसोम नंबर G1 में था वही क्रोमोसोम नंबर रहेगा S और वही क्रोमोसोम नंबर रहेगा S के बाद भी, S फेज के बाद भी। समझ रहे हैं ना? तो केवल बच्चों क्रोमेटिन का जो कंटेंट होता है वो डबल कर जाता है S फेज में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं करता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनचेंज रहता है। तो इस तरह से जब 8 क्रोमोसोम है यहाँ पर G1 में, तो वही 8 क्रोमोसोम रह जाएंगे बच्चों S फेज में भी और S फेज के बाद भी। क्लियर? तो आंसर देखिए 8 कहाँ आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों 163 एंड 163 की बात करेंगे तो आप कहेंगे रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। आप जानते होंगे फर्टिलाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर्स होते हैं ZP1, ZP2 एंड ZP3, तो उन्हीं से बाइंड करता है स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के समय इन रिसेप्टर से कई स्पर्म्स की बाइंडिंग होती है, लेकिन एक स्पर्म जब एंटर कर जाता है ओवम के भीतर तो इन रिसेप्टर्स को, जो ZP के रिसेप्टर्स को
इनएक्टिव कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, इसीलिए उस पर जुड़े हुए जितने भी स्पर्म्स होते हैं सब हट जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बेटा कि रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे स्पर्म को जुड़ने के लिए? जोना पेलुसिडा पर, और वो भी ZP1, ZP2, ZP3, जिनमें ZP3 सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है। आइए देखते हैं कि जोना पेलुसिडा कहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? देन आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 164। 164 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी। एनसीईआरटी की लाइन है, पहले ही चैप्टर में आप देखेंगे 11th एनसीईआरटी में क्या, तो म्यूसिडी की बात करेंगे तो ये मस्का डोमेस्टिका बिलोंग करेगी, जो कि हाउस फ्लाई का जीनस है, अर्थात हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। तो मस्का डोमेस्टिका या मस्का की अदर स्पीसीज भी, नॉट ओनली मस्का डोमेस्टिका बट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मस्का। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे। अब मस्का है क्या? हाउस फ्लाई है, तो यहां पर हाउस फ्लाई देखेंगे कहां मिल रहा है जी? फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ड्रग्स, राइसिन। तो ड्रग्स का सही पेयरिंग राइसिन नहीं होगा, क्योंकि जो राइसिन होता है यह राइसिनस कम्युनिस अर्थात जो कैस्टर सीड होता है उससे पाया जाने वाला या उसमें पाया जाने वाला एक पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक मटेरियल है। तो ये सही पेयरिंग नहीं है, तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट पेयरिंग है, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एल्केलॉइड्स, कोडीन बिल्कुल सही है, टॉक्सिन, एबरिन ये भी सही है, एंड लेक्टिन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, इनका एक एग्जाम्पल है कंकैनावेलिन ए, बिल्कुल ये भी सही है साहब। तो बाकी सही हैं, फर्स्ट थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट वाले को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट 166 में हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या वेनेरल डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू। तो वेनेरल डिजीज मीन्स होती हैं STDs अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो जेनाइटल ट्रैक्ट को एंड या हम कहेंगे एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को मेनली अफेक्ट करती हैं। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को ये किसके थ्रू इन्फेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। कैन स्प्रेड थ्रू, किससे स्प्रेड करती हैं? तो यहां पर देखेंगे ABCD करके देखिए, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन अब आपको यहां पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो A यूजिंग स्टेराइल नीडल, जी नहीं, स्टेराइल नीडल यूज करेंगे तो ये स्प्रेड नहीं करेगी, गलत हो गया ये। B ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से तो होगा। देन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल साहब, मदर से भी क्या होगा? इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो जाएगा, सही है। देन किसिंग, किसिंग के थ्रू नहीं होगा। देन इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेबल भी नहीं होती हैं। तो कुल मिलाकर के दो कंडीशन यहां बन रही हैं जिनसे ये इन्फेक्शन फैल सकता है, एक तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड दूसरा इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो बी और सी देखते हैं किस ऑप्शन में बी और सी का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, ठीक है ना। तो ए नहीं होगा, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, यस फोर्थ की बात करेंगे तो बी एंड सी, समझ रहे हैं ना जी हाँ, बी एंड सी की बात करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा। चलिए देन नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चों, अगला देखेंगे 167, जी हाँ 167 नंबर पर हम लोग देखेंगे द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, जी हाँ द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल्स इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से मूव करके सब्सटेंसेस को भेजा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, तो गोल्जी बॉडी हो गया। देन गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल डेवलप करते हैं, तो ये हो गए। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि फर्स्ट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी नहीं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्लियर है ना। अब सेकंड में देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, छोड़ देंगे इसको। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, यस थर्ड वाला हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि फोर्थ वाले में क्या गलती है,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी आ गया, तो इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एंड देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये 168 आ रहा है। ओके, देन आप देखेंगे फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for easy detection? Yes, यहाँ पर देखते हैं hybridization technique, western blotting technique, southern blotting technique and ELISA technique. देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसका जो इंपॉर्टेंस बताया गया है डिजीज की डायग्नोसिस में, वहाँ से रिलेटेड वहीं की एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया क्वेश्चन है। वहाँ पर दो चीज़ों को बताया गया है, क्या मॉलिकुलर बायोलॉजी की या जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन के लिए। उसमें एग्जांपल एलिसा का भी दिया गया है। हालांकि इसमें साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी आ सकता है, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी आ सकता है, लेकिन इसका टेक्निक का एग्जाम्पल वहां नहीं दिया है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल वहां एलिसा दिया है, ठीक है ना, इसीलिए एलिसा आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें एलिसा को सेलेक्ट करें, एनटीए भी यही आंसर आपको प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर देगा। क्लियर है ना? चलिए आगे की बात। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शंस, इंसुलिन से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करने हैं। तो देखते हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रो इंसुलिन, अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझ पाने में आपको अधिक मजा आएगा। तो आप देखेंगे बेटा इस तरह से एक पेप्टाइड चेन होती है ए और दूसरी पेप्टाइड चेन होती है, यहां पर ध्यान दें, बी, एंड इन ए और बी पेप्टाइड चेन के बीच में इन दोनों को एक्सटेंड करने के लिए एक और तीसरी पेप्टाइड चेन होती है बेटा, वो होती है, आप ध्यान दीजिए, ये सी पेप्टाइड चेन होती है। जी हाँ, ये इनएक्टिव इंसुलिन का स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में पहले बनता है, फिर बाद में इसको प्रोसेस करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप देखेंगे यह पेप्टाइड चेन ए है एंड दिस वन इज द बी एंड दिस इज द पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन सी। और ए एंड बी पेप्टाइड चेन को आपस में इंटरलिंक करने के लिए, इंटरकनेक्टेड रखने के लिए यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज पाए जाते हैं। यस, here is the disulfide linkage to connect the polypeptide chain A and polypeptide chain B। तो देखेंगे ये इनएक्टिव इंसुलिन या प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, और बाद में जब इससे हटा दिया जाता है, इस सी पेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है, देन एक्टिव इंसुलिन बन जाती है। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। जी हाँ, मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होगा, ये हटा दिया जाता है। देन द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। जी नहीं, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें ए चेन और बी चेन को सेपरेटली बना करके क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, वहाँ सी चेन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाए, बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं, द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड। तो प्रो इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड है, सही है। आगे डी देखते हैं, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेज। ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम लोग अगर देखें तो बी स्टेटमेंट बच्चों गलत है। तो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड डी हो जाएगा। देखते हैं बेटा ए और सी डी का कॉम्बिनेशन कहाँ है, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है,
थर्ड में भी नहीं है एंड फोर्थ में है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 170 पर। इसमें देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है बच्चों। क्या ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाई एंडोन्यूक्लियेजेस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट पर जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं वो उनको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और पैलिंड्रोम का मीनिंग होता है कि एक लेटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या एक ऐसा वर्ड जिसको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेम पढ़ा जा सके। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपने शायद पढ़ा होगा, मलयालम, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, तो देखेंगे पॉली ए ये नहीं होगा, डीजेनरेट ये भी नहीं होगा, ओकाजाकी सीक्वेंस ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में आपको मिल रहा है बेटा यहाँ पर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो इन्हीं को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हीं के स्पेसिफिक पॉइंट पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 171, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes। तो प्रोकैरियोट्स का मेन ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटेटिंग जो एंजाइम है या ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटिंग एंजाइम है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो देखते हैं कि ये कहाँ आता है बेटा, तो डीएनएज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ये तो डीएनए को कट करने के लिए है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये भी नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए। तो आप देखेंगे तीसरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यस यही हमारा आंसर है बच्चों। और आप ध्यान देंगे डीएनए लाइगेज ये तो होगा नहीं, ये तो लाइगेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 172 में देखिए क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। आप बेटा जानते हैं कि न्यूमस मीन्स होता है एयर और न्यूमेटिक बोन का अर्थ होता है कि ऐसी बोन जिसके भीतर एयर से भरी हुई छोटी छोटी बहुत सी कैविटीज पाई जाती हों, ऐसी बोन को हॉलो बोन या एयर फिल्ड स्पेसेस कंटेन करने वाली बोन कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसकी, बर्ड्स की, किसकी, बर्ड्स की। और वो भी किस लिए, ताकि उनके बोन के वेट को हल्का रखा जा सके जिससे कि वो अच्छे से फ्लाई कर पाएं। तो आप ध्यान दीजिए एक तरह का ये फ्लाइट एडाप्टेशन होता है फ्लाइंग बर्ड्स में। तो आइए देखते हैं कि हमारा फ्लाइंग बर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा मिल रहा है। पहला है बेटा ऑर्निथोरिंकस जो कि एक मैमल है, दूसरा है नियोफ्रॉन मीन्स वल्चर, यही है फ्लाइंग बर्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी मैं देख लेता हूँ क्या है। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस एक वॉल लिजर्ड होती है जो कि हमारी दीवारों पर पाई जाने वाली छिपकली है। देन मैक्रोपस ये कंगारू का जेनेटिक जो साइंटिफिक नेम है वो है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन तभी जब आप एनसीईआरटी में दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं उनका साइंटिफिक नेम या उनका जीनस आपको पता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन बच्चों ने उसको तैयार रखा होगा ये क्वेश्चन उनके लिए बेहद ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। और इनमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स पूछना है तो हम पहले देख लेंगे कि ट्रू एंड पूछा है या फॉल्स पूछा है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा है। तो देखते हैं कौन करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं ए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ। गलत जवाब है क्योंकि मेटाजेनेसिस पाई जाती है कहां पर, मेटाजेनेसिस पाई जाती है बच्चों नाइजेरियंस में। तो आप देखिए अगला, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, बिल्कुल सही है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। कॉम्प्लेट्स का काम बेटा डाइजेशन नहीं है, इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एक तो ए गलत हुआ था
दूसरा यहाँ पर क्या गलत हो गया, डी गलत हो गया आपका। आगे ई देखते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, बिल्कुल सही है। तो सही स्टेटमेंट ए और डी को छोड़ करके सब सही हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड ई हो जाएगा। देखते हैं किस नंबर पर हमको मिलता है। हमें आंसर सेलेक्ट कर लेना चाहिए पहले, ऑप्शन में खोज तब बाद में खोजना चाहिए। तो देखते हैं बी, सी एंड ई, यस पहले ही नंबर पर है बेटा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जी हाँ। तो इसमें आप देखेंगे लिस्ट 1 में आप ध्यान देंगे कि बर्थ कंट्रोलिंग डिवाइसेस या मेथड्स को दिया गया है और दूसरे में उनके कैरेक्टरिस्टिक को दिया गया है, उसी को मैच करवाना है। तो वॉल्ट एक बैरियर होता है, समझ रहे हैं ना, जो कि वजाइना से स्पर्म को सर्विक्स की ओर एंटर करने से रोकता है, क्योंकि ये सर्विक्स को कवर कर लेता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए कौन मैच करेगा, ए के साथ यहाँ पर हम लोग मैच करवाएंगे, ध्यान दीजिए, ए के साथ मैच करवा लेंगे। कौन से ऑप्शन को जी, देखते हैं, जी हाँ, ये फर्स्ट ही इससे मैच हो जाएगा। तो ए के साथ फर्स्ट मैच कर गया। देन बी, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देखते हैं कि बी के साथ क्या मैच करेगा जी, रिमूवल ऑफ फैगोसाइटोसिस, जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, इसको स्टिमुलेट करती हैं। तो बी वाले से मैच कर गया, आप ध्यान दीजिए बेटा, थर्ड ये मैच कर गया। एंड इसके साथ साथ सी वाला है वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाना। तो वैसेक्टोमी में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, सेकेंड पर मैच कर रहा है। तो सी इज मैच्ड विद सेकेंड ऑप्शन ऑफ द सेकेंड लिस्ट। देन ट्यूबेक्टोमी में आप देखेंगे अब क्या है, तो इसमें आप देखेंगे ये मैच कर रहा है फोर्थ से। तो डी इज मैचिंग विद द फोर्थ। अब हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या हो गया, 1 3 2 4, ये हमें सीक्वेंस चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है, 1 3 2 4, यस थर्ड वाले में यहाँ पर आप देख पाएंगे दिखाई दे रहा है। तो थर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे बेटा और इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, 175 नंबर पर आ गए हम लोग और इसमें देखेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट। स्फिंक्टर ऑफ ओडी की बात करेंगे तो आप ध्यान दें, जो हमारा डिओडेनम होता है, डिओडेनम में आकर के खुलता है यहाँ पर एम्पुला ऑफ वैटर, ये एंड यहीं पर आप देखेंगे आई रहती है, ये पैंक्रिएटिक डक्ट होती है और ये कॉमन बाइल डक्ट आई रहती है और ये हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट बन गई एंड ये बन गया हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्पुला और ये है डिओडिनम। तो हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्पुला एंड डिओडिनम का जो ये ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करता है कौन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पर पाया जाता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है, जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डिओडिनम गलत हो जाएगा, इलियोसिकल जंक्शन गलत है, जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट एंड डिओडिनम, यस हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट एंड डिओडिनम का जो जंक्शन है यहीं पर पाया जा रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो इस तरह से आप इसको कंसीडर करेंगे। तो आपका जवाब हो गया अब इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन। चलिए बेटा आगे देखते हैं, 176 को देखेंगे और 176 हमारे सामने ये रहा, इफ एडेनाइन मेक्स 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? क्लियर है ना। तो एडेनाइन 30% है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्लियरली तो हमें पता चल जाता है बेटा कि यहाँ पर ध्यान दें, एक DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनाइन को कहा 30%, तो अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि एडेनाइन के अगेंस्ट क्या होता है जी, थाइमीन होता है। तो अगर एडेनाइन 30% है तो थाइमीन भी 30% होगा, ओके। और अब ध्यान दें, अगर ये दोनों मिल करके 60% बना दे रहे हैं तो फिर गुआनिन एंड साइटोसिन
के लिए कितना बचा परसेंटेज, टोटल परसेंटेज उनके लिए 40% बचा, जिनमें से 20% हो जाएंगे कौन, गुआनिन, एंड 20% ही हो पाएगा, ध्यान दें, साइटोसिन। तो इस तरह से आप यहां पर कंसीडर कर लेंगे। तो किसका परसेंटेज पूछा है जी, ये पूछा है परसेंटेज थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन का। तो थायमीन 30%, गुआनिन 20% एंड साइटोसिन 20%। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कहाँ मिलेगा ऑप्शन हमारा, देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपको देखिए मिल जाएगा, थायमीन 30%, गुआनिन 20% एंड साइटोसिन 20%। क्लियर है ना। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड अगले क्वेश्चन की ओर चल लेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा, इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करवाना है, और फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करवाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कोड से आंसर को सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं बेटा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज द ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का जो ट्रू सेगमेंटेशन है इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। 3 जगह पर पाया जाता है बेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो आइए देखते हैं इनमें से क्या दिया हुआ है। तो मेटामेरिज्म से मैच करेंगे एनेलिडा को, अर्थात ए से मैच करेंगे हम लोग किसको, थर्ड पॉइंट को। ऐसे मैच करवा लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, आपको हमेशा गलती नहीं होगी। देन इसमें सेकेंड है कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा का कैरेक्टर है तो बी है ये, और इससे मैच करेंगे, पोरीफेरा फोर्थ पोजीशन पर है। देन सी में आप देखेंगे कॉम्प्लेट्स है, तो आप देखेंगे सी इज द कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट इज द कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरंस। तो टीनोफोरंस कहाँ है, यहाँ पर सेकंड में है, तो ये सेकंड हो गया। एंड डी में दिया है बच्चों नाइडोब्लास्ट, जो कि नाइडेरिया का या सिलेंटरेटा का है, और ये फर्स्ट से मैच करेगा। तो हमें सीक्वेंस क्या चाहिए ऑप्शन में, हमें ऑप्शन में ये सीक्वेंस चाहिए 3 4 2 1 का। आइए देखते हैं कि 3 4 2 1 का कहाँ पर है। तो 3 4 2 1 का है यहाँ फोर्थ पोजीशन पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, और फोर्थ को आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 178 में बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन। जी हाँ, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन के बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो इसके लिए थ्रोम्बिन चाहिए होता है। एनसीईआरटी में आप जब ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि फाइब्रिन फिलामेंट का नेटवर्क होता है, उसी में जब हमारे जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें एंटेंगल करने लगते हैं तब जाकर के क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और उसके आगे फिर बताया है कि फाइब्रिन फिलामेंट्स को बनने के लिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है थ्रोम्बिन एंजाइम। क्लियर है ना। तो देखते हैं कि थ्रोम्बिन कहाँ पर मिलता है हमको, किस ऑप्शन में मिलता है। तो फर्स्ट है थ्रोम्बोकाइनेज, सेकेंड है थ्रोम्बिन। यस, सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। बायोफोर्टिफिकेशन की बात अगर करें तो इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल को एनरिच करने की प्रोसेस है एक्चुअली, ये समझ रहे हैं ना। या यूँ कहा जाए कि सॉइल में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या बढ़ाया जाता है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें क्या नहीं है, ये पूछा है कौन बायोफोर्टिफिकेशन में किसको शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए, इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट, बिल्कुल सही है साहब। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, एकदम सही है। देन इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज, नहीं, डिजीज का रेजिस्टेंस इससे, ठीक है ना, इम्प्रूव नहीं हो पाता है। इम्प्रूव विटामिन कंटेंट, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है इन सब के लिए अप्लाइड है, लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट है उसके लिए नहीं है। तो इसमें यही थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। देन अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, डॉब्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ। ध्यान दीजिए, डॉब्सन यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है उस ओजोन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए ये यूनिट यूज़ की जाती है, डॉब्सन यूनिट। क्लियर है ना। तो इसका देखते हैं कि ओजोन कहाँ पर ये है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
CFCs एंड ओजोन। फोर्थ पर है ओजोन बेटा, तो फोर्थ ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 181 में। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। जी हाँ, हार्मोन रिलीजिंग IUD में NCERT ने भी 2 ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक तो LNG-20 लियोनॉर्जेस्ट्रल 20 और दूसरा है प्रोजेस्टासर्ट। क्लियर है ना? तो लियोनॉर्जेस्ट्रल 20 को ही शॉर्ट में कहते हैं LNG-20। तो ये LNG-20 है जो कि हमारा आंसर होना चाहिए, या प्रोजेस्टासर्ट आंसर होना चाहिए। 2 में से एक दिया होगा। देखते हैं, फर्स्ट में है मल्टीलोड 375, यह कॉपर रिलीजिंग IUD है, नहीं होगा। सेकेंड है कॉपर टी, ये भी कॉपर रिलीजिंग IUD है। और थर्ड पर है LNG-20, ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है, यही हमारा आंसर होगा। एंड फोर्थ पर कॉपर 7 है, ये भी कॉपर रिलीजिंग IUD है। तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा LNG-20, या इसी को लियोनॉर्जेस्ट्रल 20 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 182, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए बच्चों, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन एंड क्रोमैटिन मटेरियल का डुप्लीकेशन, ये 2 ऐसी घटनाएं होती हैं सेल साइकिल में जो कि S फेज के समय पाई जाती हैं, सिंथेटिक फेज के समय पाई जाती हैं। क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देखते हैं, G2 फेज नहीं होगा, S फेज हो जाएगा। तो S फेज यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। देन 183 की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ध्यान दें, कौन से RNA की रिक्वायरमेंट प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होती है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, siRNA, यह इंटरफेयरिंग RNA है, तो इसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होती। जबकि mRNA कोड्स के फॉर्म में मैसेज ले आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। tRNA ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड के लिए रिक्वायर्ड है। rRNA कोडॉन्स को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम लोग देखें, राइबोसोमल RNA है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, बस जो स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 184 में हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन, what percentage of progeny will be diseased? yes, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती क्या है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज बच्चों RBC में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन से रिलेटेड एक डिफेक्ट है, जो कि जीन्स के डिसऑर्डर के कारण या जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण पाई जाती है। और यह एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिससे रिलेटेड जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, आगे कंसीडर करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा, किस तरह से इसका इनहेरिटेंस होता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि ह्यूमन के लिए 3 टाइप के जो जीन्स होते हैं या 3 टाइप के जीनोटाइप होते हैं वो पॉसिबल हैं इससे रिलेटेड। एक तो HbA यह नॉर्मल जीनोटाइप होता है और इसमें सिकल सेल एनीमिया का एलील नहीं है कोई, तो ये नॉर्मल है। और दूसरा है HbS। जी हाँ, इसमें क्या होता है, एक एलील तो नॉर्मल है, दूसरा एलील सिकल सेल एनीमिक है। तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये डिजीज़ का अपीयरेंस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब ये रिसेसिव ऑटोसोमल है तो ये तब एक्सप्रेस करेगी जब दोनों जगह पर एलील डिफेक्टिव होगा। क्लियर है ना? तो ये कैरियर टाइप का हो जाएगा। देन तीसरी कंडीशन होती है HbS। तो सेकेंड हो गया हेट्रोजाइगस। अब ये होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिक होगा और इसमें डिजीज का एक्सप्रेशन फुल फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है ना? तो आप ध्यान देंगे, ऐसा होगा तो हम उसको डिजीज्ड मानेंगे, ऐसा होगा तो हम उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन या कैरियर मानेंगे, और ऐसा होगा तो इसे हम नॉर्मल पर्सन कंसीडर करेंगे। तो
देखते हैं कि पूछा है कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस हैं तो कितने % प्रोजेनी में डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होगी। आइए इसको हम लोग चेकर बोर्ड के थ्रू देखेंगे। तो चेकर बोर्ड में यहां पर आप देख लेंगे, सपोज करिए कि एक पेरेंट का जो गैमीट बना उसमें HbA HbS है और दूसरे पेरेंट का भी जो गैमीट बना HbA एंड HbS से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा HbA HbA नॉर्मल हो गया, HbA HbS हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, डिजीज नहीं हुआ, और HbA HbS यहाँ भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया, बट यहाँ पर HbS HbS ऐसा आ जाएगा। तो आप देखिए हर 4 प्रोजेनी में से 1 प्रोजेनी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिजीज्ड कंडीशन यहाँ पर अपीयर कर रही है। तो 4 में से 1 अपीयर कर रहा है, इसका मीनिंग कि 25% जो प्रोजेनी इंडिविजुअल होंगे दे विल बी अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करें अगर इस चीज़ को बच्चों, तो यहाँ पर फर्स्ट में है 100%, सेकेंड में है 50%, थर्ड में 75% एंड फोर्थ में 25% का ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन को बच्चों हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वियोली। ध्यान दें, पहले तो हम ये समझेंगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको कैसे समझते हैं। समझिए कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता कहाँ है, लंग्स के ब्लड में या टिश्यू के ब्लड में। तो आप समझ गए हैं लंग्स के ब्लड में, यस। अब लंग्स के ब्लड में जरा सोचिए कि जो कंडीशन होगी वो सब कुछ ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के फेवरेबल होगी, और टिश्यू में जो कंडीशन होगी वहां डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल होगी। तो आइए देखते हैं कि लंग्स के ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा जी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लो PO2, गलत हो गया क्योंकि लंग्स के ब्लड में होना चाहिए हाई PO2 लेवल। देन सेकेंड, हाई PO2 सही है, लो PCO2 ये भी सही है, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये भी सही है, एंड लोअर टेम्परेचर ये भी सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं थर्ड क्यों गलत है, लो PO2 फिर थर्ड में गलत हो गया, अब आगे हम नहीं पढ़ेंगे। फोर्थ में देखिए हाई PO2 हाई PCO2, ये हाई PCO2 लंग्स में नहीं पाया जाएगा, लंग्स के ब्लड में नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 186 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 186 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात करेंगे तो देखेंगे इसमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जी हाँ, ध्यान देते हैं, एलेंस रूल। एलेंस रूल बच्चों ये कहता है कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर रहने वाले जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी की जो एक्सट्रेमिटीज होती हैं, एक्सट्रेमिटीज मीन्स जैसे कि ईयर पिना है, जैसे कि लिम्स हैं, ये छोटे होते हैं। किसके कंपैरिजन में, वार्म टेम्परेचर पर पाए जाने वाले मैमल्स के कंपैरिजन में। सवाल उठता है कि क्यों, जवाब इसका ये है ताकि उनकी बॉडी की इंटरनल हीट का रेडिएशन कम हो और उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने से बचा रहे, ये रीज़न है। तो ये आप देखते हैं कहाँ पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाने वाले एनिमल्स पर। देखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाला एनिमल सेकेंड लिस्ट में कौन दिखाई दे रहा है। कंगारू रैट है, डिजर्ट मैमल है, डिजर्ट लिजर्ड है, ये भी वार्म टेम्परेचर के लिए है, मैराइन फिश इन डेप्थ है ये, और पोलर सील। पोलर सील, जी हाँ, पोलर रीजन पर पाई जाने वाली जो सील होगी वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर पाई जा रही है, इसीलिए वो एलेंस रूल को फॉलो करेगी। तो आप देखेंगे ए का हो गया क्या, फोर्थ। तो ऐसे में फिर से हम वही फार्मूला लेंगे कि ए लिखेंगे तो ए के आगे लिख देंगे यहाँ पर फोर्थ, अब बी सी डी। तो बी में आप देखेंगे क्या है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। जी हाँ, फिजियोलॉजी, बॉडी की जो बॉडी फंक्शन है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजी है, वो सपोर्ट कर रही है एडाप्टेशन के फॉर्म में। ऐसा कंगारू रैट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि उससे निकला हुआ जो बॉडी वाटर होता है वो बॉडी वाटर क्या करता है, 90% तक
कंजर्व कर लिया जाता है और यूटिलाइज कर लिया जाता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। और भी कई फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन उसमें पाए जाते हैं जिसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, क्लास में हम लोग बताते हैं। तो दूसरी का हो गया कंगारू रेट, और कंगारू रेट कहाँ पर प्रेजेंट है इसमें, ये है बच्चों फर्स्ट पोजीशन पर, तो फर्स्ट हो गया। देन सी की बात करेंगे हम लोग, तो सी में बिहेवियरल एडाप्टेशन है। बिहेवियरल एडाप्टेशन दिखाती है डिजर्ट में पाई जाने वाली लिजर्ड। तो डिजर्ट लिजर्ड का फंक्शन ये दो एडाप्टेशन में डिस्कस कर देता हूँ, हैं तो कई। पहला, जब उसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना होता है, राइज करना होता है मॉर्निंग में, तो सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में बैठती है। लेकिन अगर जैसे दोपहर के बाद जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है डेजर्ट का, तब वह सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर को अवॉइड करके दूसरे साइड में किसी भी ऑब्जेक्ट के जो शेड रीजन होता है उसकी ओर रहना पसंद करती है। और दूसरा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद वह अपने बॉडी कलर को लाइट कर लेती है, जिससे कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगती है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से रोकती है। और जब बॉडी टेम्परेचर उसका डाउन रहता है, देन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में वह डार्क कलर की हो जाती है, जिससे कि लाइट को मैक्सिमम ट्रैप करके क्या कर पाए, अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर पाए। तो ऐसा बिहेवियरल एडाप्टेशन वो दिखाती है। तो आप देखेंगे ये डेजर्ट लिजर्ट है यहाँ पर किसमें, सेकंड में, तो इसका हो जाएगा सेकंड। एंड डी में हम देखते हैं बायोकेमिकल एडाप्टेशन। जी हाँ, बायोकेमिकल एडाप्टेशन पाया जाता है बच्चों मैरीन फिशेज में, जो कि काफ़ी डेप्थ की ओर पाई जाती हैं। क्या उनके बायोमॉलिक्यूल्स में क्या एडाप्टेशन है? पहली बात तो उनकी मेम्ब्रेन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात आप देखेंगे उनके जो एंजाइम्स होते हैं अधिक प्रेशर पर और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर पाने के लिए कैपेबल होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स वहाँ पर एडाप्टेशन शो करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा थर्ड। अब देखेंगे हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 4 1 2 3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 4 1 2 3 का सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में 4 2 नहीं है, थर्ड में 4 1 3 2 है, ये भी नहीं होगा, फोर्थ में 4 1 2 3 है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन को बच्चों हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 187 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर से लिस्ट की मैचिंग है, फिर से हमें वही तरीका चाहिए ABCD से मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे एडाप्टिव रेडिएशन, NCERT की एक लाइन है, आपको शायद याद होगा कि डार्विन्स फिंचेज exhibit the classical example of adaptive radiation। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए आप देखेंगे डार्विन फिंचेस को सिलेक्ट कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन सेकंड लिस्ट की फोर्थ पोजीशन पर है, तो ये हो गया फोर्थ। अब बी में हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू एनालॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन हो पाता है, आपको मैंने पढ़ाया है। तो देन यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या कहानी है। जी हाँ, थर्ड से मैच करेंगे, सेकेंड की लिस्ट की थर्ड ऑप्शन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दोनों एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो ये थर्ड यहाँ पर हम लोग मैच कर लेंगे। सी वाले में देखते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इससे होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन होता है। तो देखते हैं बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ मैन एंड व्हेल, व्हेल और मैन के फोर लिम्स की जो बोन हैं वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। एंड डी वाला आप देखेंगे इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोस मीन्स होता है ह्यूमन, जेन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस, अर्थात ह्यूमन की इंटेंशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इवोल्यूशन हो पाता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ह्यूमन ने हर्बिसाइड्स का यूज़ किया हर्ब्स के ऊपर या वीड्स के ऊपर, और इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड का यूज़ किया इंसेक्ट या पेस्ट के ऊपर, तो इससे लगातार ऐसा यूज़ किए जाने के कारण इनकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ इवॉल्व हो गई।
क्यों? क्योंकि उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट आ गया सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्लियर है ना? तो इसको आप फर्स्ट से मैच करवाएंगे। अब हमें सीक्वेंस क्या मिला बेटा? हमें सीक्वेंस मिल गया 4 3 2 1 एंड ये 4 3 2 1 का देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में मिलेगा। अब हमें यही 4 3 2 1 ये देखना होगा इस तरह से। तो देखेंगे 1 4 गलत है, 4 3 2 1 ये सेकेंड में आपको मिल रहा है। तो सेकेंड में मिल रहा है बेटा, सेकेंड को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा याद रख लीजिए, अक्सर इस तरह का क्या बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, उसको ऐसे मिलाते हैं, फिर वैसे मिलाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। जो तरीका मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो फिर बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो ये 188 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। जी हाँ, आई थिंक 2015 या 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जस्ट वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना? 2015 में अगर आया है तो सेकेंड पीएमटी में आया है, जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और 2016 में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक में, और इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये आया है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। जी हाँ, प्रोलैक्टिन के रिलीज होने का पार्चुरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, वो लैक्टेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो ये रिलेटेड नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी तीनों आंसर, तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पार्चुरेशन से रिलेटेड हैं। क्या रोल होता है उनका, मैं बताता हूं। सेकेंड है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। यस, एस्ट्रोजन का अमाउंट उस समय बढ़ता है पार्चुरेशन के टाइम में और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डाउन होता है, जिससे कि एस्ट्रोजन पर और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो इंक्रीज कर रहा होता है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यस, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाने के लिए। एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी जब सिक्रीट होता है तो उसके इफेक्ट से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उसकी स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। तो ये सब रिलेटेड है, बस फर्स्ट वाला रिलेटेड नहीं है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। हिस्टोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बस वही देखना है हमको। तो हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्जेज इन साइड चेन, बिल्कुल सही है साहब। देन हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। देन इसके बाद में आप देखेंगे द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक। नहीं, ये बेसिक नेचर की प्रोटीन होती है, समझ रहे हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड से जुड़ी होती है यूकैरियोट्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है ना? तो आप देखेंगे ये एसिडिक नहीं बल्कि बेसिक नेचर की होगी, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और ध्यान दें लास्ट में लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं एबेंडेंटली, बिल्कुल सही है। तो थर्ड वाला गलत है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कौन सा इवेंट होता है? अब ये भी मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ कंबाइन करके जो ऑप्शन क्रिएट किया जाएगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखते हैं एच जोन डिसअपियर्स, बिल्कुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय एच जोन डिसअपियर करता है। ए बैंड वाइडेंस, नो, ये गलत है। ए बैंड न तो वाइड होगा न तो उसकी विड्थ कम होगी, दोनों ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है, तो ये गलत हो गया। बी वाला गलत हो गया। सी वाला देखते हैं आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ। जी हाँ, आई बैंड की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, सही है। देन मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यस, तो ये भी सही है। मायोसिन के हेड जो होता है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का फंक्शन करता है और वो जिससे कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक किया जाएगा इसको। अब ई वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। जेड लाइन अटैच्ड टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। जी हाँ, जेड लाइन को सार्कोमियर के इनसाइड की ओर पुल किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपके सामने फिर इसमें गलत क्या हुआ? गलत हुआ, आप ध्यान दीजिए कि जो ए बैंड को वाइड होने की बात बताई गई है, बी स्टेटमेंट,
तो सही क्या हो गया, ए सी डी ई। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहाँ मिल रहा है। पहले में बी है, गलत हो गया। ए सी डी ई सेकेंड में है, सही है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में भी ए के साथ बी दे दिया, बी आ गया, गलत हो गया। और फोर्थ में भी बी है, मतलब ये कि बाकी के तीनों में बी दे दिया है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो ये नहीं सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाले में भी एब्सेंट रख दिया है, तो उसको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग 191। तो 191 में देखेंगे फिर से लिस्ट की मैचिंग आ गई। देखिए इस बार बायोलॉजी में ये कमाल हो गया है, समझ रहे हैं ना, कि कॉलम मैचिंग टाइप के खूब क्वेश्चन आए हैं। क्यों? इसलिए ताकि जो स्टूडेंट पूरी तरह से पढ़ा हो वो तो इसका फ़ायदा उठा ले, लेकिन जो सुपरफिशियली पढ़ा है उसको बच्चों थोड़ा सा नुकसान है। उस स्टूडेंट को समझना चाहिए कि हमारी तैयारी में थोड़ी सी तो कमी रह गई, और थोड़ी सी हम मेहनत और करते तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छा कर सकते थे। आइए, कोई बात नहीं, लाइफ ने आपको एक और मौका दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बढ़िया से प्रिपेयर करिए, अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए एग्ज़ाम में। और एकदम से वो कहते हैं ना कि फोड़ करके आएंगे, तो फोड़ करके आइएगा नेक्स्ट ईयर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कामयाब होंगे। चलिए आइए बात करते हैं आगे। तो इसमें देखेंगे बेटा फिर से वही ABCD की बात करते हैं। तो ABCD पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ABCD, एंड ABCD लिख लेने के बाद में हम लोग आगे की बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं, ए में है स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? ये शोल्डर बोन यहाँ पर पाई जाती है। तो ये शोल्डर बोन है, ये ट्रायंगुलर नेचर की होती है और फ्लैट बोन में काउंट की जाती है। तो आइए देखते हैं कि कहीं पर ट्रायंगुलर बोन लिखा है क्या इसको। यस, फोर्थ में दिया हुआ है, तो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है। देन यहाँ पर देखेंगे फोर्थ पोजीशन पर एक्चुअली दिया है, ऑप्शन नहीं। क्रेनियम, क्रेनियम की बात करेंगे तो क्रेनियम में हमारे देखते हैं किससे मैच करता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नहीं, फ्लैट बोन, हाँ फ्लैट बोन है क्रेनियम, लेकिन आगे देखते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। यस, क्रेनियम में फाइब्रस ज्वाइंट पाए जाएंगे। तो फाइब्रस ज्वाइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक ये थर्ड पोजीशन आ गई शायद, जी हाँ थर्ड पोजीशन। देन स्टर्नम, स्टर्नम भी एक फ्लैट बोन है बच्चों। तो स्टर्नम सी इज मैच्ड with the flat bone located at the second position of list 2। तो ये सेकंड से मैच करवाएंगे इसको हम लोग। एंड डी की बात करेंगे हम लोग तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो इसमें पाए जाते हैं बच्चों क्या, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स या कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये 1 से मैच करवा लेंगे। और फिर से 4 3 2 1, कितना अच्छा सा एकदम से 4 3 2 1 का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में दिया गया है भाई, आइए देख लेते हैं। ये है बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे 4 3 2 1। यस, पहले ही पोजीशन पर है, आपका टाइम भी सेव हो गया। तो पहले ही पोजीशन पर सेलेक्ट करेंगे, बाकी के ऑप्शन को छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 192 नंबर पर देखेंगे। एसर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कई सारे बच्चों ने एग्जाम से पहले पूछा था सर इस बार एसर्शन रीजन आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा था देखो बेटा नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि नहीं आएगा। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक काम करिएगा कि थोड़ी सी 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब दिक्कत होगी। तो बच्चों ने प्रैक्टिस की भी थी और उनका काम हो भी गया। कई सारे बच्चों ने कहा सर आपकी बात सही हो गई। मैंने कहा सही कहाँ यार, मैंने तो कहा था कि नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि असर्शन, ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। जी हाँ, एक पर्सन जो अधिक ऊंचाई की ओर गया, मान लीजिए श्रीनगर की ओर चला गया, तो उसमें माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस अपीयर करती है, जिसका मेन कैरेक्टर कई होते हैं। जैसे कि ध्यान दें, ब्रीदिंग में थोड़ा सा सफोकेशन फील होना, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, समझ रहे ना ऐसे। तो अब ये तो सही है। अब देखते हैं रीज़न क्या दे रहा है इसका। रीज़न दे रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। ध्यान दें,
ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यस, बिल्कुल सही बात है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल पाती है, इसीलिए ऐसे सिम्टम अपीयर करते हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और जो रीज़न है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आइए देखते हैं, इसमें 1 सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं ऑप्शन में, तो आप देखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है साहब। तो आप देखेंगे ये, लेकिन सेकेंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट वाला है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो सेकेंड ऑप्शन बेटा यहां पर आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। और मजे की बात ये, अब तक जो आप असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस करते रहे हैं उसमें इस तरह के स्टेटमेंट को, इस तरह के ऑप्शन को फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा लिखा जाता है, समझ रहे ना। लेकिन यहां पर कलाकारी क्या किया है उसने, चालाकी क्या दिखाई है कि जो एक्चुअल में आंसर है ये इसको फर्स्ट की जगह पर सेकंड पोजीशन पर प्लेस कर दिया है कि देखें बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। तो जो पढ़कर करेगा वो कर लेगा, और जो झटके में करना है जिसको सडनली कि हम नहीं ऐसे में तो फर्स्ट ही होगा, तो वो फिर क्या करेगा, गलत कर देगा। चलिए यहां पर सेकंड हुआ आंसर आपका। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193। द एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू, जी हाँ, एडीए डिफिशियंसी मैंने आपको एक डिजीज पढ़ाया हुआ होगा, ध्यान दें। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाते हैं तब भी, और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं तब भी, दोनों जगह पर आपको बताया जाता है कि एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके मैच्योरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो इससे क्या होगा, बॉडी में मैच्योर लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। और इस डिजीज को कहते हैं, इससे जो डिजीज अपीयर करती है वो करती है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। बात समझ में आई। और ये एक इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है, इम्यूनिटी की वीकनेस से रिलेटेड डिजीज है जो जेनेटिक डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और अब देखते हैं कि इसमें आंसर क्या कहाँ मिलेगा हमें। तो एडिसन्स डिजीज नहीं है। डिस्फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यस, ये बिल्कुल है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके मस्त रहेंगे एकदम से। चलिए इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 194 देखेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मोएट में कौन एक सही स्टेप नहीं है, आइए देखते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स एट 8 to 32 सेल स्टेज, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन, गलत है बेटा, क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए जो जेनेटिक मदर होती है उस काउ में FSH हार्मोन की जैसी एक्टिविटी वाले आर्टिफिशियल हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है, वो भी लार्जर अमाउंट में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर FSH की जगह क्या दे दिया है, FSH की जगह पर यहाँ LH दे दिया है, यही गलत है। तो यहाँ पर आप सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों 195। फिर से कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। ABCD हमारे सामने तैयार है। ऑप्शन को हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं। फाइलेरियसिस, जी हाँ, फाइलेरियसिस से रिलेटेड देखिए, एक तरफ डिजीजेस के नाम दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं। तो आप देखेंगे फाइलेरियसिस कौन कॉज करता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो देखते हैं वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी कहाँ है, थर्ड पर मिल रहा है। तो ये यहाँ पर हम थर्ड कर लेंगे, इसको तुरंत ऐसे लिखा करिए आप पेपर पर, यही नो अपने जो पेपर है उसी पर तुरंत ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड है अमीबियसिस। अमीबियसिस की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलिट क्या होता है, देखते हैं सेकेंड लिस्ट में किस पोजीशन पर है। तो ये 4th पोजीशन पर है, तो इसका हो गया बेटा 4th। अब सी वाले में हम लोग देखेंगे क्या है, न्यूमोनिया। ध्यान दें, न्यूमोनिया में क्या होगा, आप देखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होगा, ठीक है ना, या डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही हो जाएगा।
तो अब इसमें देखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिया है फर्स्ट पोजीशन पर, तो इसको फर्स्ट से मैच करवा लेंगे। देन लास्ट है रिंगवर्म। रिंगवर्म आप जानते हैं ना, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये 3 कॉज करते हैं। देखते हैं इनमें से किसका नाम दिया है। जी हाँ, ये है ट्राइकोफाइटॉन, सेकेंड पोजीशन पर है। तो सेकेंड पोजीशन आप देखिए क्या मिला हमको, हमें मिला 3 4 1 2, ये सही सीक्वेंस होगा आपके ऑप्शन में। देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ पर दिया है, तो आप देखिए फर्स्ट में 2 3 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। 4 से स्टार्ट किया है सेकेंड को, गलत हो जाएगा। 3 4 1 2 ये दिया हुआ है थर्ड में, और यही हमारा थर्ड का सीक्वेंस है, तो थर्ड आंसर आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 को। 196 में बच्चों हम देखेंगे कि फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। तो देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत है, यही पूछता है। तो इसमें देखते हैं कि ए स्टेटमेंट में दिया है कि लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जी नहीं, जिस फैटी एसिड में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे उसको सैचुरेटेड कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। देन सेकेंड देखते हैं लेसिथिन्स। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। देन आप देखेंगे ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। जी हाँ, इसमें भी क्या होता है, 3 अलग अलग जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इसको कह लेते हैं, सही है। अब इसके बाद में देखेंगे पामिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। जी हाँ, तो इसमें 20 नहीं बल्कि इसमें 16 कार्बन एटम टोटल पाए जाते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप को भी अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो, क्लियर है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें कितने हो गए, ए हो गया एंड डी हो गया। अब देखते हैं कि रॉन्ग पूछा है कि सही पूछा है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। जी हाँ, तो करेक्ट के लिए पूछा है तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर है ये, बी एंड ई है, ये गलत है। ए एंड बी गलत है, बी एंड सी, सी एंड डी गलत है। और चौथी पोजीशन पर आप देखेंगे बेटा बी एंड सी दिया हुआ है, तो फोर्थ पोजीशन में बी एंड सी दिया है जो कि सही स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो फोर्थ आंसर आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में 197 नंबर पर आते हैं हम लोग। आपके सामने 197 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। जी हाँ, अर्थवर्म का प्रोस्टोमियम क्या होता है, आइए बताते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि जैसे अर्थवर्म के एंटीरियर बॉडी पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा बेटा। यहाँ पर हम लोग देखें क्या कंडीशन पाई जा रही है, इस चीज़ को हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें देखना होगा, देखिए ये होता है बच्चा माउथ। यहाँ पर अर्थवर्म का माउथ यहाँ पर जो फर्स्ट सेगमेंट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट सेगमेंट के वेंट्रल रीजन की ओर ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में पाया जाता है इसका माउथ। और फर्स्ट सेगमेंट को ही, इस फर्स्ट सेगमेंट को ही कहते हैं माउथ के चारों ओर पाया जा रहा है ना, इसीलिए इसे कहते हैं पेरिस्टोमियम। और इससे इस फर्स्ट सेगमेंट के डॉर्सल रीजन से आगे की ओर एक आउटग्रोथ निकला होता है, इस आउटग्रोथ को कहते हैं प्रोस्टोमियम। तो दो चीजें आपको पहले जान लेना है कि फर्स्ट सेगमेंट को क्या कह रहे हैं, पेरिस्टोमियम, मींस पेरी मींस अराउंड एंड स्टोमा मींस माउथ। तो माउथ के चारों ओर है फर्स्ट सेगमेंट, इसलिए पेरिस्टोमियम। और ये माउथ के आगे की ओर है, इसलिए इसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो आप प्रो मींस होता है फर्स्ट, तो प्रोस्टोमियम की बात हो गई। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, मींस अर्थवर्म के इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, इट सर्व्स एज ए कवरिंग ऑफ माउथ। तो देखिए जरा ध्यान से, माउथ को कवर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कवर कर रहा है, और डायरेक्ट सनलाइट से माउथ को प्रोटेक्ट करता है। देन दूसरा आप देखिए, ये सही हो गया। बी स्टेटमेंट देखते हैं, इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल
into which it can crawl। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए, ये क्या करता है कि सॉइल में जो क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स को ओपन करता है, जिससे कि बरो बनाने में भी या उनके बीच में क्रॉल करने में इसको हेल्प मिलती है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी आपको सही कंसीडर करना है। सी वाले की बात करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। जी हाँ, इस पर कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे सेंसरी स्ट्रक्चर भी कंसीडर करेंगे। और आगे, इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। नो, it is not the first body segment because first body segment is the peristomium। क्या कहेंगे इसको? पेरिस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम is the first body segment and this one is the an outgrowth arising from the dorsal part of first body segment। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। तो डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, हमें वो देखना होगा। चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट में हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए बी सी। अब फर्स्ट में तो बी सी दिया है, नहीं होगा। और आगे देखेंगे ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है ना? अब आइए देखते हैं आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर की ओर जा करके रिलैक्सिन का सिक्रीशन कौन करता है? तो रिलैक्सिन का सिक्रीशन दो जगह से कंसीडर करते हैं, एक तो प्लेसेंटा से, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम से। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यूटेरस नहीं होगा, ग्रेफियन फॉलिकल, जी हाँ आप ध्यान दें, ये नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम ये हो जाएगा, एंड फीटस ये नहीं होगा। तो आप देखेंगे थर्ड इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे रिलैक्सिन के सिक्रीशन के लिए। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199। जी हाँ, कोडॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द कोडॉन AUG कोड्स फॉर द मेथियोनिन एंड फेनाइल एलेनिन। ध्यान दें, जी हाँ, इनमें से दोनों के लिए नहीं बल्कि एक को ही ये कोड कर पाता है, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, AAA एंड AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। जी हाँ, लाइसिन का जो कोड करने के लिए ये दोनों ही कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। जबकि फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में मेथियोनिन के लिए कोड करेगा लेकिन फेनाइलिन के लिए कोड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो गलत हो गया। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है। जी आइए देख लेते हैं। तो ध्यान दें, पहला ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यही आंसर होगा। जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोथ ए एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एक ही ट्रू है, और तीसरा भी गलत हो जाएगा, और चौथे में भी इसी तरह से गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट को सेलेक्ट करिए, और फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं आपके जूलॉजी के पेपर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। चलिए, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों YouTube पर, तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? उम्मीद है आप करेंगे भी। क्यों? क्योंकि अब तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सीखने को कई चीज़ें मिली हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर बात करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस अ टिश्यू and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। इसमें दो तरह के सेल जंक्शन के लिए पूछा है। एक बात तो किसने कहा है कि उस सेल जंक्शन को पहचानिए जो सेल जंक्शन टिश्यू के अक्रॉस मटेरियल्स को लीक आउट करने से रोकता है। तो इसके लिए वो जरूरी होता है सेल जंक्शन जो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि यह एक सेल है, तो यह एक दूसरी सेल है, और दूसरी सेल, दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कुछ पॉइंट्स पर कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं, और ये बनाते हैं जोन्यूला ऑक्लूडेंस, या इन्हीं को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा,
तो टाइट जंक्शन वो हैं जहां पर दोनों सेल की मेम्ब्रेन कंप्लीटली फ्यूज कर गई हैं, इसीलिए न तो बाहर का मटेरियल डायरेक्ट यहां इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में आएगा, न तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मटेरियल डायरेक्टली बाहर लीक आउट कर पाएगा। तो पहला तो जवाब हो गया टाइट जंक्शन। और दूसरा यहीं पर आप ध्यान दें, कनेक्सॉन प्रोटीन के 6 सिलेंडर से बने हुए, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, कनेक्सॉन प्रोटीन के 6 सिलेंडर से बने हुए ये जंक्शन होते हैं जिनको कहते हैं गैप जंक्शन। तो यहां पर दोनों सेल के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं और यहीं पर माइक्रोमोलिक्यूल्स आयन का जो डिफ्यूजन होता है एक से दूसरे सेल में होते रहता है। तो ये दूसरे वाले सेल जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? गैप जंक्शन। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है हमको। पहला है फर्स्ट ऑप्शन में एडहरिंग जंक्शन, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे आगे। देन सेकेंड में गैप जंक्शन, पहले दे दिया, नहीं पढ़ेंगे। थर्ड में टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, जी हाँ यही हमारा आंसर होगा। तो थर्ड आंसर इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ बच्चों आज के डिस्कशन को हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इतना लास्ट तक देख के गए हैं तो फिर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं फिर आगे किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।